थर्ड एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में क्या है कि इसके अंदर अब जैसे आयरन है हमारे पास, तो आयरन में क्या होता है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। तो कोई अगर उस ओर में धूल वगैरह होगी तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि मैग्नेट लेके गए तो आयरन उससे चिपक जाएगा, तो आयरन को बाहर निकाल लिया और धूल वहीं पड़ी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे हाथ से तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए एक मशीन बनाई उन्होंने। मशीन कैसी है, ये दो रोलर्स हैं और इन दो रोलर्स के ऊपर ये है बेल्ट, ये है मेटल की बेल्ट। ये यही है मेन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें क्या होता है कि पहले तो करंट दौड़ाया जाता है इसके ऊपर, ठीक है, और करंट दौड़ा के इसके ऊपर क्या किया जाता है, जो भी ओर है वो सारा फेंक दिया इसके ऊपर, और फेंक दिया। अब इधर एक कंटेनर रखा जाता है और इधर एक कंटेनर रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि अब जो तो मैग्नेट वाला पार्ट है, ठीक है, वो तो चिपक के रह जाएगा, इसके साथ चिपक के रह जाएगा। इधर आके जब ये यहाँ पर करंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से जो है ये मैग्नेटिक वाला पार्ट जो मैग्नेट से अट्रैक्टेड था वो अब अट्रैक्ट नहीं होगा, वो गिर जाएगा नीचे ग्रेविटी की वजह से। और जो है धूल वगैरह, जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट है धूल वगैरह, उसमें क्या है, उसमें वेलोसिटी है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगी और ऐसे जल को गिर जाएगी, शांति से अपना गिर जाएगी, तो दोनों सेपरेट हो गए। तो ये एक मेथड हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। अब इसके बाद एक जो मेथड आता है वो आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है हमारे पास, केमिकल मेथड में हमारे पास आता है, इसका नाम है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में हम सीधा सीधा इसको देख सकते हैं कि फ्रॉथ का मतलब होता है झाग, जो हम साबुन मलते हैं उसमें झाग होती है ना, तो वो वाली झाग। फ्लोटेशन मतलब तैरना और मेथड, तो मतलब झाग में जो है तैर के वो और बाहर आ जाएगा, जो भी उसमें कंपोनेंट्स है वो बाहर आ जाएंगे, जो भी हमें रिक्वायर्ड है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर लेते हैं, ये कंटेनर लिया, इसके अंदर काफी सारा पानी डाल दिया, काफी सारा पानी डाल दिया। तो इसके अंदर क्या किया हमने, ओर भी डाल दिया, जो ग्राइंडेड ओर था वो ओर डाल दिया, ठीक है। अब ये ओर कौन सा वाला होता है, ये क्रॉस फ्लोटेशन मेथड, ये स्पेसिफिकली होता है सल्फर कंटेनिंग ओर्स के लिए। सल्फर कंटेनिंग ओर्स अब कैसे, जैसे Cu2s है, CuFeH2 है, TbS है, ZnS है। तो अब जैसा हमें पता है कि इस मेथड में सीधी सी बात, सबसे पहले नाम आता है फ्रॉथ का। तो फ्रॉथ कौन बनाएगा, तो फ्रॉथ बनाने के लिए हमारे पास दो एजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रॉथिंग एजेंट, जो झाग बनाते हैं। तो ये होते हैं पाइन ऑयल या यूकैलिप्टस ऑयल। अभी क्या होगा, अब ये पाइन ऑयल है और यूकैलिप्टस ऑयल है, तो ये इधर ऊपर ऊपर झाग बनाने, हमें सबको पता है वाटर के ऊपर तैरता है, जो भी ऑयल होता है वो वाटर के ऊपर तैरता है। यहाँ पर ये झाग बना देंगे, ठीक है। लेकिन अब ये तो क्या कह सकते हैं इसको, आयनिक कंपाउंड है एक तरीके से। तो ये आयनिक कंपाउंड और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये आपस में तो मिलते नहीं, ठीक है। हमें पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, तो अगर ऑर्गेनिक होता तो ही मिलता, ठीक है। अब वो आयनिक है तो नहीं मिलेगा। तो हमें जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना, जो क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप होता है, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक बीच का एजेंट लेते हैं जो जिसमें एक आयनिक कंपोनेंट हो और एक हमारे पास क्या हो, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो वैसे ही कुछ हम यहाँ पर भी लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टर। क्या कहते हैं, कलेक्टर। कलेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ओर को कलेक्टर के लाकर ऊपर छोड़ देता है उसको। कैसे, अब इसका नाम है सोडियम इथाइल ज़ैंथेट। अब नाम से पता लगता है कि ये जो इथाइल वाला पार्ट है, अगर आपने प्लस वन से पढ़ी है, तो ये इथाइल वाला पार्ट है, ये ऑर्गेनिक पार्ट है। तो ये ऑर्गेनिक पार्ट इनके साथ जुड़ जाएगा जाके, और ये सोडियम वाला पार्ट है, ये सोडियम वाला पार्ट इधर इन ओर्स को खींच के लेके आएगा आपस में, तो ये आपस में जाकर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर कलेक्टर। कलेक्टर के बाद हमारे पास क्या आता है, कलेक्टर के बाद हमारे पास आता है स्टेबिलाईजर।
कि ऐसा ये अनस्टेबल ना हो जाए सारा का सारा। इसके लिए हम यूज करते हैं क्रीसोल एंड एनिलीन। ये भी अगर आपने प्लस 1 पढ़ी होगी तो ये दोनों भी जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्ट प्रोबेबली, जो मुझे लगता है मेरी समझ के अकॉर्डिंग, मुझे पक्का नहीं पता, ये भी उसको जाके फ्रॉथ के आसपास एक कोटिंग सी बना देते हैं जिस कारण से वो वापस ना आ जाए नीचे की तरफ। तो ऐसा हो गया। अब एक यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आती है कि हमारे पास एक और आता है गलेना। गलेना में क्या होता है, ये है लेड सल्फेट का मोल, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक और आ जाता है जिंक सल्फेट। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, मतलब प्लस 2 अगर आपने पढ़ लिया है पूरी तरीके से, तो आपके पास एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में वहां पर क्या बताया गया है कि जो भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो होते हैं वो एस ब्लॉक में आते हैं, और 13 से 18 तक जो ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक में आते हैं। तो उनके बीच में जो भी ये सारे ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे डी ब्लॉक में आते हैं। तो डी ब्लॉक की जो है एक कैपेबिलिटी होती है, अगर प्लस 2 आपने पढ़ी है तो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, ये सॉल्युबल होते हैं काफी ज्यादा वाटर के अंदर। तो यहाँ पर जो जिंक है ये भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आता है। तो इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण हमने बहुत ही चालाकी से क्या किया, इस जिंक को हमने ऐसा एक कंपाउंड दे दिया जो इसका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना देता है। तो वो कौन सा एक वो है रिएजेंट, ये NaC है, सोडियम साइनाइड। तो ये इसे हम कहते हैं डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो जिंक है उसको ऊपर नहीं जाने देता, उसको नीचे ले आके उसको सॉल्युबल रखता है उसको, ताकि हमें लेड मिल जाए। तो जिंक सल्फाइड की जो NaCl के साथ रिएक्शन होगी तो उसके बाद ये कंपाउंड मिलता है हमको, ये सॉल्युबल होता है। इस कारण से हम जो लेड सल्फेट है उसको फ्रॉथ से निकाल पाते हैं। तो यही है बस फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। बाकी जो सारा सब्जेक्टिव वाला है वो तो याद ही करना पड़ता है, मैंने समझा दिया ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आपको, मेरे ख्याल से 4th एपिसोड में भी।